नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ रुचिका सैनी आपका इस अर्थशास्त्र की कक्षा में। और यहाँ पे हम अध्याय 3 का जो है निर्धनता एक चुनौती। बच्चा लोगों, इस पूरे अध्याय को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो क्यों तैयार हो मेरे साथ? तो फटाफट से आ जाओ बच्चा लोगों, क्योंकि यहाँ पे हम इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसे बहुत ही डिटेलिंग से समझेंगे ताकि हम परीक्षा के अंदर इसे भूल ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं निर्धनता एक चुनौती। तो हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी होता है आखिर निर्धनता है क्या। तो बच्चा लोगों, जैसे निर्धनता को हम गरीबी भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि निर्धनता का परिचय दीजिए या फिर गरीबी को समझाइए, किसी भी तरीके से अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम समझेंगे कि गरीबी क्या है, यानी गरीबी का परिचय, या फिर हम कह सकते हैं कि निर्धनता क्या है। तो जैसा तुम सभी जानते हो कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब होगा तो वो गरीब क्यों है? क्योंकि उसके पास पैसा कम है। अब पैसा कम क्यों है? क्योंकि उसके पास पैसे के लिए कोई स्रोत नहीं है, यानी कि वो कहाँ से पैसा कमाएगा, ऐसा कोई भी उसके पास विकल्प नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी रोजगार नहीं है, उसके पास आय भी कम है या फिर आय है ही नहीं, तो पैसा नहीं होने की वजह से जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है ना, जो कि हम पैसों की वजह से खरीद सकते हैं, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है, बोले तो जैसे घर, या फिर हमारे लिए खाने के लिए भोजन, या फिर पीने के लिए पानी। तो बच्चा लोगों, ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि वो व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। तो क्या होता है, गरीब व्यक्ति जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता। तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को गरीब कह सकते हैं? बिल्कुल मैम, हम ऐसे व्यक्ति को गरीब कह सकते हैं। तो क्यों? आगे आना समझने आखिर होता क्या है निर्धनता या बोले तो गरीबी। तो चलो इसे एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं। गरीबी का परिचय। तो बच्चा लोगों, गरीबी का परिचय बोले या फिर गरीबी को समझाइए, तो हमें कैसे समझाना है? हमें समझाना है कि सबसे पहले जो व्यक्ति गरीब होता है उसके पास अपनी कोई आय का स्रोत नहीं होता, यानी कि वो कहीं से भी पैसा नहीं कमाता है। और यदि पैसा नहीं कमाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको जो भी खाना है, भरपेट भोजन है, या फिर हम कह सकते हैं जितना उसको चाहिए, यानी कि जितना प्रोटीन और कैलोरी उसे चाहिए, जितना पौष्टिक आहार उसको चाहिए, इतना आहार वो नहीं कमा सकता है। यानी कि वो किससे व्यथित रहता है? वो भूख से व्यथित रहता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे व्यक्ति के पास क्या है, रहने की भी कमी है, यानी उसके पास अपना ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। बोले तो उसके पास आश्रय की भी कमी है। अब देखो, घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन व्यक्ति के पास तो यहाँ पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पे गरीब व्यक्ति जो होता है उसके पास ना तो पौष्टिक भोजन होता है और ना ही निवास, यानी कि रहने के लिए पर्याप्त अपना जगह होती है। अब अगर बात करें जगह भी नहीं है तो उसके पास क्या है, शिक्षा का भी अभाव होगा। देखो, अगर व्यक्ति गरीब है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं अशिक्षित होता है, या फिर अगर वो शिक्षा प्राप्त करना भी चाहता है तो उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता मैम? क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी तो किसकी जरूरत होती है? धन की जरूरत होती है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। तो बच्चा लोगों, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो व्यक्ति गरीब है, अगर वो बीमार हो जाता है तो वो अपना ठीक से पर्याप्त इलाज नहीं करवा पाता, क्योंकि इलाज कराने के लिए उसे फिर से किसकी जरूरत होती है? धन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि व्यक्ति अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक निजी या फिर कहीं पे सरकारी अस्पताल में जाकर चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम गरीबी की श्रेणी में ला देते हैं। आइए बात करते हैं स्वच्छता की। बच्चों, यहाँ पे स्वच्छता का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति के आसपास का जो पर्यावरण है, आसपास जहाँ पे वो उसका निवास है, वो जहाँ पे भी रहता है, उस जगह अगर पर्याप्त स्वच्छता नहीं है तो वो व्यक्ति कैसी जगह रह रहा है? हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति गरीबी की स्थिति में रह रहा है, क्योंकि आसपास की जो अस्वच्छता होती है, आपने देखा होगा कि जैसे मलिन बस्तियाँ होती है या कच्ची झोपड़ियाँ होती है या जो कच्चे मकान बने होते हैं, उनके आसपास क्या होता है? उनके आसपास या तो गंदे नाले बह रहे होते हैं या कूड़ा करकट पड़ा होता है, और वो उन कूड़ा करकट को और उन गंदे नालों को साफ कराने के लिए सक्षम भी नहीं होते, क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास इतना धन ही नहीं है। इसी वजह से मजबूरी में उन्हें कहाँ रहना पड़ता है? मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। यानी उनके पास किसकी कमी हो जाती है? उनके पास इस साफ सफाई यानी कि स्वच्छता की भी कमी होती है। आइए बात करते हैं असहायता की। अब बच्चा लोगों, जिस इंसान के पास में पैसा ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, वो अपनी देखभाल के लिए चिकित्सा सुविधा ही नहीं ले पा रहा है, रहने के लिए घर ही नहीं है, तो
ऐसा व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करता है? बहुत ही हताश और बेचारा महसूस करता है, यानी कि वो देखता है कि वो समाज से कैसे हो गया, वो समाज से अलग हो गया, यानी कि समाज भी उसके साथ में कैसा व्यवहार करता है? असमानता का व्यवहार करता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करता है? ऐसा गरीब व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। अब बात करें, अगर व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करेगा तो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? उसके पास रोजगार नहीं है, यानी कि उसके पास रोजगार की कमी होती है। तो हम कहते हैं ये जो गरीबी का दुष्चक्र है ये यूं ही चलता रहता है। यदि व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो आय नहीं है, आय नहीं है तो वो अपने आप को पौष्टिक भोजन नहीं दे पाता है, एक अच्छा आवास नहीं ले पाता है, और तो छोड़ो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं ले पाता, और व्यक्ति के आसपास भी जो वातावरण है, जो उसके आसपास रहने की जगह है, वो भी कैसी होती है? अस्वच्छ होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, निराश महसूस करता है, और वो क्या कहलाता है? वो गरीब कहलाता है। क्यों? समझ आ गया है? तो बढ़े आगे। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे अब बच्चों बात करते हैं हम निर्धनता के कारण की। अब हमने इतनी बात कर ली कि आखिर ऐसा व्यक्ति गरीब कहलाता है, ऐसा व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आता है, लेकिन अब हम बात करते हैं आखिर व्यक्ति गरीब होता क्यों है? आखिर ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से निर्धनता आती है, यानी कि गरीबी आती है? तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पे गरीबी का सबसे पहला कारण यह है कि व्यक्ति अगर कमाने नहीं जा पाता है, उसे रोजगार नहीं मिल पाता है, तो उसके पास आय की कमी होती है और वो गरीब होने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि कोई भी गरीब बनना नहीं चाहता। तो सबसे पहला कारण हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे रोजगार की कमी होती है। क्या होती है बच्चा? रोजगार में कमी होती है। अब हम बात करें रोजगार को छोड़कर कि चलो रोजगार भी मिल गया, लेकिन अगर घर के अंदर एक ही सदस्य कमा रहा है और यहाँ पे घर के अन्य सदस्य सिर्फ बैठकर आराम से खा रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे भी वो जो घर है, वो जो स्थिति है, वो भी कहाँ चले जाएगी? धीरे धीरे गरीबी की श्रेणी में आ जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं कि गरीबी को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? परिवार का आकार भी प्रभावित करता है। तो बच्चा लोगों, क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जनसंख्या, जो जनसंख्या है वो भी गरीबी को प्रभावित करती है। जहां पे जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, हम ये मानते हैं कि वहां पे गरीबी अधिक पाई जाएगी, और जहां पे जनसंख्या कम होगी वहां पे गरीबी भी कम होती है। अब अगर एक और बात करें कि निर्धनता के और अन्य कारण में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो बच्चा लोगों यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है सामाजिक अपवर्जन। क्या आ जाता है? सामाजिक अपवर्जन। अब सामाजिक अपवर्जन क्या होता है? देखो, सामाजिक अपवर्जन का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी जो व्यक्ति है जो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो समाज उससे कैसे करने लगता है? समाज उससे भेदभाव या असमानता का व्यवहार करने लगता है, और उसे किसी भी समाज का एक अंग नहीं माना जाता, और धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या करता है? समाज से कटने लगता है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सामाजिक अपवर्जन। तो जब व्यक्ति समाज से कट रहा है, कुछ भी ऐसे कारण है, जैसे हो सकता है कि उसके पास खाने के लिए पौष्टिक भोजन ना हो सकता है उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हो सकता है कि वो शिक्षित ही ना हो, जिसकी वजह से वो समाज का अंग नहीं बन पा रहा हो। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो कि व्यक्ति को कहाँ ले जाते हैं? सामाजिक अपवर्जन में ले जाते हैं, और यही उसके लिए क्या बन जाता है? यही उसके लिए बच्चा लोगों निर्धनता का कारण बन जाता है। क्यों? समझ आ गया है? तो चलो, अगर समझ आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं और इसी सामाजिक अपवर्जन और सुरक्षा पे असुरक्षा पे बात करते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक अपवर्जन, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति मलिन बस्तियों में रहता है, या फिर जो निर्धन होता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में असमानता का व्यवहार होता है, वो धीरे धीरे समाज से कट जाता है और समाज के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी व्यवहार में अपने आप को भागीदार नहीं बनाता। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कि उसका क्या हो गया है? सामाजिक अपवर्जन हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक और नई बात निकल के आती है। क्या मैम? वो है असुरक्षा। तो बच्चा, असुरक्षा क्या है? तो असुरक्षा का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि आज गरीब है और भविष्य में भी उसकी गरीब रहने की संभावना बनी रहती है, ठीक है, आज भी गरीब है और भविष्य में भी गरीब बना रहेगा। या फिर हम ऐसे बोले कि जो व्यक्ति आज भी गरीब है और उसके भविष्य में किसी भी प्रकार से अमीर बनने की संभावना नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति किस में आ जाता है? ऐसा व्यक्ति असुरक्षा की श्रेणी में आ जाता है। अब अगर हम ऐसे कुछ व्यक्तियों का उदाहरण ले लें
क्या ले ले, उदाहरण ले ले, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चा अधिकतर क्या होता है, हम मानते हैं अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाए तो कुछ ऐसे निर्धन व्यक्ति होते हैं जो कि और भी ज्यादा निर्धन हो जाते हैं, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आज तो ठीक है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं लेकिन भविष्य में वो निर्धन हो जाएंगे अगर किसी प्रकार की कोई परिस्थिति खराब हो जाती है, जैसे कोरोना आ जाता है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या किसी तरीके की बीमारी उसको हो जाती है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसके गरीब होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि यह है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि असुरक्षित व्यक्ति हम यहाँ पे किन किन को कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा आ जाता है सबसे पहले कौन सा, दलित समुदाय। क्या आ जाता है, दलित समुदाय। इसके बाद हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं कुछ विकलांग व्यक्ति। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं अगर इनको रोजगार मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर किसी परिस्थिति की वजह से इनका रोजगार छिन जाता है तो हो सकता है कि आज तो ये अपना जीवन यापन ठीक ठाक कर रहे हो लेकिन भविष्य में इनके गरीब होने की संभावना इनके रोजगार छिन जाने की वजह से बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें विकलांग व्यक्ति के साथ साथ में किसकी मैम, विधवा महिलाओं की। तो बच्चा लोगों जो विधवा महिलाएं होती है इनकी स्थिति भी ऐसी होती है कि कोई भी अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती है जिनकी वजह से इनके रोजगार छिन जाए, इनकी आय में कमी हो जाए तो इनके भी गरीब होने की संभावना बनी रहती है। तो समझ आया कि आखिर कौन से ऐसे समूह हैं जो कि काफी असुरक्षित माने जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किस पर, सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर। अब बच्चा लोगों सामाजिक अपवर्जन हुआ तो है किसी व्यक्ति का, लेकिन किस किस आधार पर व्यक्ति का सामाजिक अपवर्जन होता है, आइए जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संपत्ति की, तो देखो अगर व्यक्ति के पास खुद की संपत्ति नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और वो मलिन बस्तियों में रहने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हो जाता है और आसपास का माहौल भी उसका कैसा है, उसका आसपास का माहौल भी स्वच्छ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को काय में शामिल करते हैं, सामाजिक अपवर्जन में शामिल कर लिया जाता है क्योंकि वो अपने आप को समाज का भाग नहीं मानता। आइए बढ़ते हैं दूसरे कारण पे, जो क्या है, शिक्षा, जो कि एक बहुत ही सामाजिक कारण है। बच्चा लोगों अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, विद्यालय नहीं जाता, तो तुम देखोगे कि वो उन लोगों से अपने आप को हमेशा कमतर आंकता है, अपने आप को कम समझता है जो कि कैसे होते हैं, शिक्षित होते हैं। और यही सबसे बड़ा सामाजिक कारण होता है जिसकी वजह से व्यक्ति क्या हो जाता है, सामाजिक अपवर्जित हो जाता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे कारण पे और बात करते हैं अब स्वास्थ्य की। तो बच्चा लोगों जो बच्चा है, कोई बालक है, बालिका है, युवक है, कोई भी है, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो समाज का अंग नहीं बन पाता, वो रोजगार नहीं कर पाता और रोजगार नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वापिस से वो कैसा बना है, वो गरीबी बना रहेगा। तो कई बार ये जो स्वास्थ्य की चीजें हैं, स्वास्थ्य परिस्थितियां हैं, वो भी बहुत बड़ा मायना रखती है व्यक्ति के सामाजिक अपवर्जन के अंदर। आइए बात करते हैं नौकरी के अवसर की। बच्चा लोगों नौकरी के अवसर, अब तुम देखते हो जो व्यक्ति शिक्षित है उसके पास तो रोजगार के बहुत सारे विकल्प होते हैं और वो काफी सारे रोजगार भी कर सकने में सक्षम होता है क्योंकि उसकी कार्य क्षमता कैसी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर व्यक्ति वही क्या है, अशिक्षित है, तो उसके पास में रोजगार के विकल्प भी बहुत ही कम होते हैं और कई बार ऐसे होता है कि कार्य क्षमता होने पर भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिल पाता है। अब योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो निम्न कार्य करेगा और निम्न स्तर का कार्य करने पर उसकी आय भी कैसी होगी, निम्न होगी, और यही निम्न आय उसको क्या कर देती है, वापिस से समाज से अलग कर देती है, यानी उसका क्या हो जाता है, उसका सामाजिक अपवर्जन हो जाता है। क्यों, अच्छे से समझ आ गए सामाजिक अपवर्जन के कारण। और इसी के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करी जो कि क्या है, असुरक्षित समूह के अंदर कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नए विषय के ऊपर जो कि है निर्धनता रेखा, और इसी निर्धनता रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, गरीबी रेखा। तो यहाँ पे हम निर्धनता रेखा और गरीबी रेखा दोनों को एक ही मानते हैं। अब ये निर्धनता रेखा है क्या, तो बच्चा लोगों सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि निर्धनता रेखा हर देश के लिए अलग अलग होती है और हर देश के द्वारा बनाई जाती है और ये कोई एक रेखा नहीं है बल्कि ये एक काल्पनिक रेखा है। और ये रेखा क्यों बनाई जाती है, तो ये रेखा इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इस रेखा के आधार पर सरकार को ये जानने में मदद मिलती है कि कितने लोग उनके देश के अंदर निर्धन है और कितने लोग उनके देश में निर्धनता रेखा से ऊपर है, यानी कि संपन्न है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे आता है, यानी कि जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को हम क्या मानते हैं, गरीब मानते हैं। वही जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है और यहाँ तक
जबकि वो संपन्न व्यक्ति कहलाता है और ये कहाँ आता है, निर्धनता रेखा से ऊपर की ओर आता है। क्यों, समझ आ चुका है? तो आइए एक बार इसे और देख लेते हैं। गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए हम निर्धनता रेखा का उपयोग करते हैं। सीधी सी बात है कि गरीबी कैसी है, कितने लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं और कितने लोग गरीबी की श्रेणी में नहीं आते, ये सब मापने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, निर्धनता रेखा का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं गरीबी रेखा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। अब बच्चा लोगों, जो गरीबी की रेखा है यानी कि जो निर्धनता रेखा है, उसके अंदर हर 5 वर्ष के अंदर हर 5 वर्ष के अंदर क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। संशोधन बोले तो परिवर्तन किया जाता है। और यही परिवर्तन क्यों किया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो निर्धनता रेखा है वो समय और स्थान के आधार पर बदलनी चाहिए। बोले तो कैसे, देखो समय के आधार की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपके दादा दादाजी के समय 100 रुपए के अंदर आपके पूरे घर का खर्चा चल जाता था। ठीक है, कितने में, 100 रुपए में। लेकिन अगर आज की बात देखें तो 10,000 रुपए में भी घर का खर्च नहीं चलता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा लोग यहाँ पे क्या है, समय के आधार पे हमने निर्धनता रेखा को क्या किया, परिवर्तित किया। क्योंकि पुराने समय में तो बहुत ही कम राशि के ऊपर घर को चलाना आसान होता था, लेकिन वही अब ये राशि बढ़ गई है। इसी वजह से निर्धनता रेखा में भी क्या करना पड़ता है, समय समय के आधार पर संशोधन करना पड़ता है। वहीं बात करें हम स्थान की, तो देखो हर देश के हिसाब से, हर क्षेत्र के हिसाब से हम बात करें निर्धनता रेखा की, तो उसमें भी परिवर्तन होता है। कैसे मैम, तो देखो अगर अमेरिका के अंदर तुम लोग कार लेते हो तो वो जरूरत की चीज मानी जाती है, लेकिन अगर वही कार तुम अगर भारत में लेते हो तो कहीं ना कहीं वो विलासिता की श्रेणी में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हर देश के हिसाब से क्या है, निर्धनता रेखा का क्या होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। आइए बात करें, यदि कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है, बुनियादी जरूरत बोले तो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पेयजल, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या माना जाएगा, उसे गरीब माना जाएगा। और हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ आ जाता है, वो निर्धनता रेखा के नीचे की ओर आ जाता है। और नीचे की ओर आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी क्या माने जाते हैं, निर्धन माने जाते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं हम किस पे, निर्धनता रेखा। अब बच्चा लोगों, निर्धनता रेखा का जब आकलन किया गया था तो सरकार ने कुछ आपके तथ्य, कुछ यहाँ पे आंकड़े दिए थे और ये बोला था कि आखिर हम किस प्रकार के व्यक्ति को निर्धनता रेखा के नीचे शामिल करें और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम निर्धनता रेखा से ऊपर शामिल करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ष 2011 और 12 की निर्धनता रेखा की, तो सरकार ने इसको 2 क्षेत्रों में विभाजित किया था। एक कौन सा क्षेत्र है, एक आ जाता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा आ जाता है हमारा शहरी क्षेत्र। अब देखो जब भी निर्धनता रेखा का मापन किया जाता है ना, तो 2 तत्वों के आधार पे किया जाता है। कौन कौन से 2 तत्व मैम, तो पहला तत्व हो जाता है बच्चा आपकी आय और दूसरा तत्व हो जाता है आपका उपभोग। कितना, दूसरा हो जाता है आपका उपभोग। उपभोग बोले तो आप जो भी खा रहे हैं, आप जो भी पोषण ले रहे हैं, उसके ऊपर आपने कितना खर्चा किया है। तो यहाँ पे इन 2 तत्वों के आधार पे हम निर्धनता रेखा को देखेंगे। तो सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम मानते हैं कि एक व्यक्ति को कितने कैलोरी, एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी अगर प्रतिदिन मिलती है, प्रतिदिन मिलती है, और वो भी किसे, प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2400 कैलोरी मिलती है तब तो ठीक है। अगर इतनी कैलोरी भी उसे नहीं मिलती है तो वो किस में शामिल हो जाता है, वो निर्धनता रेखा से नीचे में शामिल हो जाता है। वहीं अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, अच्छा बच्चा लोगों, जो ये आंकड़े हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करें शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा आता है 2100 कैलोरी। कितना आ जाता है, 2100 कैलोरी, और वो भी कैसा, वही प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो यहाँ पे आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि यहाँ पे शहरी क्षेत्र के अंदर जो कैलोरी है वो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कम है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे ये माना जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं और इसी वजह से उन्हें ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब अगर बात करें हम दूसरे तत्व की, जो क्या है मैम, जो है आय। अगर हम आय की बात करें तो सरकार कहती है कि
ग्रामीण क्षेत्र के अंदर व्यक्ति की आय कितनी होनी चाहिए? 816 होनी चाहिए। और अगर इससे नीचे आय होती है तो हम उस व्यक्ति को निर्धन मान लेते हैं। वही शहरी क्षेत्र की बात करें तो ये आय कितनी होनी चाहिए? ये आय आपकी 1000 प्रति माह होनी चाहिए। अब बच्चा लोगों, यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि 1816 से क्या है? ज्यादा है। तो ये अंतर क्यों? क्योंकि देखो, शहरी क्षेत्रों के अंदर अगर व्यक्ति रह रहा है तो जाहिर सी बात है कि शहरी क्षेत्र के अंदर हर वस्तुओं के अंदर क्या होती है? कीमत में अधिक होता है, यानी कि उनकी ज्यादा कीमत होती है। इसी वजह से यहाँ पे आय भी क्या ली गई है? ज्यादा ली गई है, क्योंकि इनका जो व्यय है वो भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब आपको ये आंकड़े समझ में आ चुके हैं, तो बढ़े आगे। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे कार्यालय की जो कि क्या करता है? जो कि गरीबी से संबंधित सभी आंकड़ों को एकत्रित करता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? NSSO की। किसकी? NSSO की। और अगर हम NSSO का फुल फॉर्म बोले तो यहाँ पे आ जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। क्या आ जाता है बच्चों? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अब यहाँ पे अगर हम इसे इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, नमूने का मतलब आपका हो जाता है सैंपल, और यहाँ पे सर्वेक्षण का मतलब हो जाता है आपका क्या? सर्वे। और जरा ध्यान दे, ओ का मतलब हो जाता है आपका ऑफिस। तो बच्चा लोगों, ये संस्था आपकी परीक्षा में पूछी जाती है और यहाँ पे आपसे NSSO का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब आखिर ये संस्था करती क्या है? तो NSSO भारत में जो गरीबी रेखा के मानक है उसे निर्धारित करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि हम कहते हैं कि जो गरीबी रेखा है वो हर 5 वर्ष के अंदर संशोधित होती है और समय और स्थान के आधार पर परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे इसी रेखा के अंदर संशोधन करने के लिए ये NSSO क्या करेगी? ये आंकड़े इकट्ठा करती है और देखती है कि कितने लोगों का उपभोग व्यय हो रहा है और कितने लोग आय प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आप इसे समझ चुके हैं तो आइए अब हम बात करते हैं कमजोर समूह की। अभी कमजोर समूह का कहने का मतलब क्या है? तो बच्चा लोगों, कमजोर समूह का मतलब है कि जो व्यक्ति निर्धन से भी अधिक निर्धन होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि इन्हें हम असुरक्षित समूह भी कहते हैं। और ये कैसे समूह होते हैं? ये इस प्रकार के समूह होते हैं, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या फिर किसी भी प्रकार की गंभीर परिस्थिति आ जाती है या इनका रोजगार छिन जाता है तो इनके गरीब होने की संभावना बन जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं जो कभी भी संपन्न नहीं बन सकते। तो आइए एक बार इसमें चर्चा करते हैं। भारत में सभी समूह समान रूप से गरीबी का अनुभव नहीं करते। जी हाँ, हमने ये सभी देखा है कि भारत जैसे विशाल देश के अंदर जहां पे बहुत सारे समुदाय रहते हैं मिलकर, हर समुदाय के अंदर जो गरीबों की संख्या है वो एक समान नहीं है। यानी कि कोई समुदाय के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा है तो किसी समुदाय में गरीबों की संख्या कम हो जाती है। वही बात करें, कुछ लोग तो बहुत ही अधिक क्या महसूस करते हैं? अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अब यहाँ पे जो अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? तो जैसा तुम सभी को पता है कि उसके अंदर हम किन किन को शामिल कर रहे हैं? हमारे जो महिलाएं होती है वो भी कौन सी? जो विधवा महिलाएं होती है। कौन सी? जो विधवा महिलाएं होती है उन्हें यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। इसी के साथ में प्यारे बच्चों हम किसको शामिल कर लेते हैं? यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं विधवा महिलाओं के बाद हम शामिल कर लेते हैं किसको? दलित समुदायों को शामिल कर लेते हैं। किसे? दलित समुदायों को शामिल कर लेते हैं। और दलित समुदाय के बाद हम किन्हें शामिल कर लेते हैं? ऐसे व्यक्ति जो कि क्या है? जो कि शारीरिक रूप से कैसे होते हैं? असक्षम होते हैं, यानी कि विकलांग व्यक्ति इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। अब अगर मैं दलित समुदाय में भी ऐसी बात करूं कि देखो समुदाय तो है लेकिन इन समुदाय के अंदर जो और भी कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जहां पे गरीबों की संख्या में असमानता पाई जाती है, तो इसमें मैं कौन कौन से चीजें ले लेती हूँ? तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं दलित समुदाय में बात करूं तो यहाँ पे ऐसी कुछ श्रेणियां आ जाती है जिसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं किसे? अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जनजाति को। इसी के साथ में हम शामिल कर लेते हैं अनुसूचित जातियों को। किसे? अनुसूचित जातियों को। और इसके बाद किसे शामिल करते हैं? इसके बाद शामिल करते हैं बेटा जो लोग गांव के अंदर रहते हैं और जिनकी खुद की अपनी भूमि नहीं होती, जो कि दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? भूमिहीन श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिहीन श्रमिक इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और वो भी कौन से क्षेत्र के? हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की। क्योंकि अब हम अगले में क्या बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं, कुछ समुदाय ऐसे भी होते हैं जो कि शहरी क्षेत्र में आते हैं। और वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि कृषि से संबंधित काम नहीं करते, यानी कि अनियमित रोजगार करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गैर कृषि कार्य करने वाले। क्या? गैर कृषि कार्य करने वाले समुदाय। कार्य
करने वाले समुदाय इसमें शामिल हो जाते हैं, जो कि कहाँ पे आते हैं, जो शामिल होते हैं वो किधर आते हैं बच्चा लोगों, शहरी क्षेत्रों के अंदर इसमें आ जाते हैं। तो क्यों, अब अच्छे से समझ आ चुका है ना कि आखिर कमजोर समूह के अंदर क्या क्या शामिल होता है, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम प्रश्न को पलट के दे देते हैं, यानी अगर एग्जामिनर आपको ये पूछता है कि कमजोर समूह में कौन कौन शामिल होते हैं, तो भी आपका उत्तर यही रहेगा। और अगर एग्जामिनर पूछता है कि वो समूह बताइए जो कि सर्वाधिक असुरक्षित है, तो भी आपका उत्तर यही रहेगा। और यदि वो पूछता है कि निर्धनों में भी सबसे ज्यादा निर्धन में किसे शामिल किया जाता है, तो भी आपका उत्तर यही रहेगा। तो क्यों, मजा आया ना। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हम उन आंकड़ों की ओर जो कि दलित समुदाय के अंदर जो श्रेणियां हैं उन्हें समझा रहे हैं। तो बच्चा लोगों, यहाँ पे दिया गया है ऐसे सर्वाधिक असुरक्षित समूह, क्योंकि हमने बात की थी जो गरीबों की संख्या है वो हर समूह के अंदर अलग अलग होती है, ना कि समान होती है। तो यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया गया है कि सर्वाधिक असुरक्षित समूह जो कि कब का आंकड़ा है, 2011 से 12 का आंकड़ा है। तो बच्चा लोगों, यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये क्या है, ये आंकड़े हैं। और ये आंकड़े किस पे दिए गए हैं, 100 व्यक्तियों के ऊपर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने सारी क्या शामिल कर ली है, वो श्रेणियां शामिल कर ली है जिन समुदाय का आकलन हमको करना है। और यहाँ क्या शामिल किया है कि इस श्रेणी के प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से गरीबों की संख्या, तो ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ये 100 व्यक्तियों में से लिए गए हैं। अगर हम बात करें देखो अनुसूचित जनजाति की, तो अगर 100 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हैं तो वहां पे कितने लोग, 43 लोग कौन है, गरीब है, यानी कि इतनी इनकी गरीबों की संख्या है। अब हम बड़े दूसरे समुदाय पे जो क्या है, अनुसूचित जातियां। तो बच्चा लोगों, अगर यहाँ पे 100 यानी कि 100 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं, तो यहाँ पे गरीबों की संख्या कितनी है, इन 100 में से 29 हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें औसत भारतीय गरीबी अनुपात की, यानी कि अगर हम पूरे देश की औसत गरीबी को देख ले, तो यहाँ पे औसत गरीबी कितनी है हमारे भारत देश की, वो कितनी हो जाती है, 22 यानी कि 22 हो जाती है। वो भी किस में से, 100 में से। यानी हमारे भारत की जो गरीबी है, जो निर्धनता है, अगर हम उसे औसत संख्या में ले तो 100 में से कितने व्यक्ति गरीब माने जाते हैं, 22 यानी कि 22 व्यक्ति गरीब माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें अनियमित श्रमिक की, जो कि कहाँ रहते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, भूमिहीन श्रमिक होते हैं, इनके अगर हम 100 में से बात करें, 100 व्यक्तियों में से, तो यहाँ पे 34 व्यक्ति क्या पाए जाते हैं, गरीब पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें अनियमित श्रमिक की, जो कि गैर कृषि कार्य करते हैं और रहते कहाँ है, शहरी क्षेत्र में। जैसे यहाँ पे छोटे मोटे कार्य करने वाले लोग हो जाते हैं, फेरी लगाने वाले या सड़कों पे सामान बेचने वाले, ऐसे कुछ लोग यहाँ पे शामिल हो जाते हैं जो कि कैसा रोजगार कर रहे हैं, अनियमित रोजगार कर रहे हैं। और अगर इनके 100 लोगों में गणना करें तो यहाँ पे 34 लोग क्या माने जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो देखा आपको, इन आंकड़ों से आपको क्या समझ आया कि यहाँ पे विभिन्न समुदाय के अंदर गरीबों की संख्या भी क्या है, अलग अलग है। तो आइए फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं कि परिवारों के भीतर असमानता को। बच्चा लोगों देखो, आपने देखा होगा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि समाज में ही नहीं बल्कि परिवार के अंदर भी काफी चीजों में असमानता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं महिला और पुरुषों के कार्यों में असमानता होती है, या हम देखें छोटे बालक और बालिकाएं होती है, उनकी परवरिश के अंदर, उन्हें शिक्षा देने के अंदर, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देने के अंदर भी असमानता होती है। तो हम कह सकते हैं अधिकतर जो असमानता पाई जाती है, अधिकतर जो असमानता पाई जाती है वो किनके मध्य होती है, वो अधिकतर महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए होती है। तो इतना समझ आ चुका है, तो आइए इसे एक बार और समझते हैं। गरीब परिवारों में भी संसाधनों का समान रूप से बंटवारा नहीं हो पाता। अब देखो, हम यहाँ पे बात करें गरीबी की, तो परिवार भी कैसे लेंगे, गरीब परिवार लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो गरीब परिवार है उसके जो संसाधन है, संसाधन बोले तो वहाँ का खाने पीने का कोई वस्तु है या वहाँ की जो आय है वो भी परिवार के सदस्यों में भी कैसे वितरित होती है, असमान रूप से होती है। जैसे बात करें, अगर कोई परिवार है जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और अगर उसके 2 बच्चे हैं, एक है बालिका और एक है बालक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए शिक्षा किसे दी जाएगी। तो अगर ये परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो हमारे भारत देश का क्या मान्यता रही है कि अधिकतर बेटी को शिक्षा दे दीजिए। तो यहाँ पे असमानता का शिकार कौन हो गया, वो बेचारी बालिका शिकार हो गई। तो देखा आपने, यहाँ पे परिवार के अंदर भी जो गरीब परिवार है उसमें जो भी संसाधन होते हैं उनका भी परिवार के सदस्यों में असमान वितरण होता है।
महिलाएं, लड़कियां और बुजुर्ग लोग अधिक वंचित हैं। और अगर हम उन सदस्यों की बात करें जिनके साथ में असमानता होती है, तो यहाँ पे महिलाओं के साथ में असमानता की जाती है, यहाँ पे लड़कियों के साथ में असमानता की जाती है, और इसी के साथ में कुछ परिवारों में बुजुर्गों के साथ भी असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और प्यारे से ग्राफ को समझ लेते हैं। बच्चा यहाँ पे अंतरराज्यीय असमानता है। देखो, हमने बात की कि परिवार के अंदर तो असमानता होती है, हाँ मैम होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो विभिन्न राज्य हैं उनमें भी तो असमानता है। और असमानता किसके मुद्दे से? गरीबी के मुद्दे से। तो हम देखते हैं कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो काफी संपन्न हो रहे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी भी निर्धन बने हुए हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास काफी अच्छी भौतिक सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकता है वो अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। क्यों? देखते हो ना। तो हम कह सकते हैं कि देश के अंदर जो विभिन्न राज्य हैं उनकी भी आपस में असमानताएं होती है। तो चलो इसी राज्यों को हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चा लोगों आपको नीचे की तरफ राज्य दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ये क्या दिया गया है? ये हेड काउंट रेशियो दिया गया है। अब ये हेड काउंट रेशियो क्या है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। हेड काउंट रेशियो आखिर है क्या? तो सीधी सी बात है कि जब हमें गरीबों की संख्या निर्धारित करनी होती है, गरीबों का अनुपात निर्धारित करना होता है। कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में से देश की जो भी कुल जनसंख्या है उसमें कितने लोग गरीब हैं, इसका जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हेड काउंट रेशियो का, यानी कि HCR का। चलो फटाफट से हम इसके किसकी बात कर ले? फॉर्मूले की बात कर ले। तो सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है कि गरीबों की संख्या, किसकी? देश के गरीबों की संख्या और उसी देश के कुल जनसंख्या, उसी देश की जो कुल जनसंख्या है, उसी देश की जो कुल जनसंख्या है उससे हम क्या कर देते हैं? इसको भाग कर देते हैं, यानी कि देश की जो कुल गरीबों की संख्या है उसका भाग किससे कर दिया? देश की कुल जनसंख्या से। और फिर यहाँ पे गुणा किससे कर देते हैं? 100 से। और यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है? प्रतिशत निकल के आता है, जो कि क्या है? वो गरीबों की संख्या का प्रतिशत है। तो चलो इतनी बात अगर तुम समझ चुके हैं तो आओ देखें इस हेड काउंट रेशियो को, वो भी विभिन्न राज्यों के अंदर। तो बच्चा लोगों सबसे पहले मैं बात करूं भारत की, तो यहाँ पे भारत का हेड काउंट रेशियो कितना है? 15 है। वहीं अगर मैं बात करूं कि हेड काउंट रेशियो यानी सबसे कम गरीबों की संख्या जो है कौन से राज्य में मानी जाती है, तो जैसा तुम सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे कितना लिखा है? 1, यानी कि कौन सा राज्य जहाँ पे गरीबों की संख्या सबसे कम है? तो वो राज्य आ जाता है हमारा केरल। अब हम बात करें सर्वाधिक गरीबों की संख्या किधर है मैम? तो सर्वाधिक गरीबों की संख्या में 34 हमारा हेड काउंट रेशियो आ रहा है। तो ये राज्य कौन सा आ जाता है? ये राज्य आ जाता है हमारा बिहार, यानी कि सर्वाधिक संख्या में जो गरीब लोग पाए जाते हैं वो बिहार राज्य में पाए जाते हैं। और वहीं अगर हम सबसे कम गरीबों की संख्या की बात करें तो वो किधर आ जाता है? केरल में आ जाता है। और अगर हम विभिन्न राज्यों में देखें तो उड़ीसा में ये संख्या 16 है, वहीं असम के अंदर 19, मध्य प्रदेश में 21 और उत्तर प्रदेश में कितनी आ जाती है? 23 आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे राज्य है बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जहां पे सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं? गरीब पाए जाते हैं। क्यों? समझ आ गया आपको? तो फटाफट से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि राज्यों की सफलता के कारण क्या है। अब बच्चा तुमने देखा कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, असम है और वहीं एक तरफ केरल है। तो यहाँ पे इन जो राज्यों की बात करें तो इन राज्यों के अंदर असमानता है। यहाँ पे कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे गरीबों की संख्या कम है। तो यहाँ पे जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गरीबों की संख्या ज्यादा है, तो ये राज्य ऐसा क्या करे जिसकी वजह से ये उन राज्यों की श्रेणी में आ जाए जहाँ पे ये अपने गरीबों की संख्या को कम कर सके। तो यहाँ पे बहुत से राज्यों ने इसका प्रयास भी किया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहला प्रयास क्या है? उच्च कृषि विकास। यानी बेटा कुछ राज्य ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के अंदर पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य थे जहां पे क्या हुआ था? पहले तो हरित क्रांति से पहले तो कृषि की उत्पादकता कम थी, यानी गरीबों की संख्या भी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई वैसे यहाँ पे फसल की पैदावार बढ़ गई है और जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य है इन्होंने सिर्फ कृषि के अंदर उत्पादकता बढ़ा के अपने राज्य को कैसा कर दिया? गरीबी से मुक्त कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे गरीबों की संख्या कैसी हो गई? कम हो गई। तो हम बात करते हैं उच्च कृषि विकास के द्वारा पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य है जिन्होंने अपने गरीबों की संख्या
को कम कर दिया। वही बात करें मानव संसाधन विकास की और शिक्षा पर ध्यान की, तो बेटा यहाँ पे एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पे गरीबी की संख्या बहुत बहुत ही ज्यादा कम पाई गई, जहाँ पे हेड काउंट रेशियो कितना था, मात्र 1 था। तो यहाँ पे केरल राज्य जो है उसने अपने लोगों का क्या किया, मानव संसाधन विकास किया, यानी कि अपने लोगों के अंदर शिक्षा का, कौशल का, हुनर का, प्रशिक्षण का, बोले तो स्वास्थ्य की देखभाल का पूरा ध्यान रखा और उन्हें क्या बना दिया, उन्हें एक मानव पूंजी बना दिया। और इसी के साथ में उन्होंने लोगों को क्या दिया, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से वो मानव पूंजी बने और ये राज्य क्या हुआ, ये राज्य गरीबों की संख्या कम करने में सक्षम हुआ। अब हम बात करें भूमि सुधार की, तो बेटा एक राज्य ऐसा है जिसने मात्र भूमि सुधार के माध्यम से क्या किया है, गरीबों की संख्या को कम कर दिया है। और कौन सा राज्य हो जाता है, वो हो जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। तो वो हो जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। वही हम बात करें बेहतर खाद्य वितरण की, तो देखो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया, जो गरीबों की संख्या थी उनको जो खाद्य सामग्री थी, जो कि पौष्टिक खाद्य सामग्री थी, उनका निःशुल्क या फिर उचित कीमत के ऊपर क्या कर दिया, वितरण कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे गरीबों की संख्या में कमी आने लगी। तो कौन कौन से थे ऐसे राज्य, तो यहाँ पे हम बात कर देते हैं किसकी, आंध्र प्रदेश की, और इसी के साथ में किसकी, तमिलनाडु की। तो बेटा ये 2 राज्य ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, गरीबों को उचित कीमत के ऊपर खाद्यान्न उपलब्ध करा दिए ताकि वो क्या कर सके, वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षा भी प्राप्त कर लेंगे, और शिक्षा प्राप्त करेंगे तो रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, गरीबों की संख्या में कमी हो जाएगी। क्यों, आपको समझ आ रहा है? तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अगले विषय पे, जो क्या है, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। अब देखो हमने बात की परिवार की, परिवार के अंदर जो गरीब परिवार होते हैं उनमें संसाधनों का क्या होता है, असमान वितरण होता है, और उससे सबसे ज्यादा असमानता किनके साथ होती है, महिलाओं के साथ होती है, और छोटी बच्चियों के साथ होती है, और बुजुर्गों के साथ होती है, यही बोला। अब हमने फिर राज्य की बात करी, राज्य के अंदर भी हमने देखा कि संसाधनों के वितरण की वजह से, या फिर शिक्षा के अभाव की वजह से, या फिर स्वास्थ्य अभाव की वजह से, या फिर मूलभूत आवश्यकता न होने की वजह से राज्यों में भी गरीबों की संख्या अलग अलग पाई जाती है। जहां पे हमने देखा कि जो केरल राज्य है वहां पे गरीबों की संख्या बहुत ही कम थी, और वही बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उड़ीसा की, असम की, वहां पे गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो बच्चा लोगों इसी तरीके से पूरे विश्व के अंदर भी अलग अलग देश होते हैं ना, इनमें भी, इन देशों में भी गरीबों की संख्या अलग अलग होती है। अब यहाँ पे विभिन्न देशों में गरीबों की संख्या आकलन करने का कैसे तरीका होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आगे कौन आता है, विश्व बैंक संस्था। कौन आगे आता है, विश्व बैंक आगे आता है। अब बच्चा ये विश्व बैंक क्या बोलता है, ये बोलता है कि अमेरिकन डॉलर के अंदर 2.15, ठीक है, अमेरिकन डॉलर के अंदर 2.15 जितना भी व्यक्ति की आय है, यानी कि कितनी होनी चाहिए, डॉलर 2.15 डॉलर होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतना कमा रहा है तो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश में इससे भी कम कमा रहा है तो हम क्या कह देंगे कि उस देश के अंदर गरीबी की संख्या क्या है, ज्यादा है। यानी कि जहां पे ऐसे लोग जो कि डॉलर 2.15 से भी कम कमा रहे हैं और उनकी संख्या ज्यादा है, तो उस देश के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा मानी जाती है। तो क्यों, समझ आया ना कि कैसे विश्व स्तर के ऊपर भी निर्धनता रेखा काम करती है। तो आइए इसे एक बार देखते हैं। भारत में सभी समूह समान रूप से गरीबी का अनुभव नहीं करते। ये तो हम सभी को पता चल गया है कि भारत में चाहे कोई समूह हो, कोई राज्य हो, या फिर यहाँ पे अगर हम परिवार के सदस्यों की बात ही कर ले, परिवार के सदस्यों की बात ही कर ले, वहाँ पे सभी लोग एक जैसा गरीबी का अनुभव नहीं कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग तो बहुत ही अधिक असुरक्षित है। और बात करें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, जैसे मैं दोबारा से दोहरा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जैसे दलित समुदाय, विकलांग लोग, या फिर विधवा महिलाएं, या फिर अगर हम दलित समुदाय की श्रेणियों में भी बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के जो आपके अनियमित श्रमिक होते हैं, भूमिहीन श्रमिक होते हैं, या फिर शहरी क्षेत्र के जो गैर कृषि कार्य करने वाले लोग होते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। अब देखो बच्चा, जब यह आकलन किया गया विश्व बैंक के द्वारा कि कौन से देश के अंदर गरीबी ज्यादा है और कौन से देश के अंदर गरीबों की संख्या कम है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। किस पे? जब यहाँ पे हम निष्कर्ष की बात करते हैं विश्व बैंक की, तो उन्होंने बताया कि चीन, दक्षिण पूर्व जो एशिया है, चीन
और जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहां पे क्या हुआ, वहां पे गरीबी के अंदर गिरावट देखी गई, यानी कि वहां के लोगों के ऊपर काम किया गया, वहां के लोगों को शिक्षा दी गई, स्वास्थ्य की अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी गई और एक स्तर पे उन्हें मानव पूंजी बनाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से देश में क्या हो गया, देश में गरीबी में गिरावट आ गई, यानी कि वहां के गरीबों की संख्या कम हो गई। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की। तो बच्चा लोगों इसमें गरीबी में पर्याप्त गिरावट आई। और यदि कारण की बात करें तो देखो, कारण के अंदर इन्होंने मानव संसाधन पर जोर दिया था, मानव को पूंजी बनाने पर कार्य किया था, तब इनका क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ और शिक्षा में इन्होंने निवेश किया था। यानी कि शिक्षा में जब आप निवेश कर देते हैं, एक व्यक्ति को आप शिक्षित बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे जो राष्ट्र का उसका क्या होने लगता है, आर्थिक विकास होने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति जब काम करेगा तो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए क्या करता है, विकास का कार्य करता है। आइए बात करें कि चीन की गरीबी की दर 2020 में कितनी रह गई, मात्र और मात्र 0.1% रह गई, जो कि बहुत ही कम है। आइए बात करते हैं किसकी, दक्षिण एशिया की। तो बच्चा लोग अगर हम दक्षिण एशिया की बात कर ले तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं। तो इसमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, ये सभी तरीके के देश इसमें शामिल हो जाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं इनके संयुक्त रूप से, यानी कि दक्षिण एशिया की गरीबी की। तो हमने देखा कि इन देशों के अंदर भी क्या हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लोगों की आय बढ़ी है, उनका जीवन स्तर बढ़ा है और इन देशों के अंदर भी गरीबी में गिरावट देखी गई है। तो देखिए, गरीबी में तेजी से गिरावट आई। 2017 में 13% से 2021 में कितनी रह गई, मात्र 11%, यानी कि 11% रह गई। तो 13% से सीधा किस पे आ गई, 11% की तक आ गई, यानी कि इसमें क्या हुआ है, बहुत तेजी से गिरावट हुई है। वहीं गरीब लोगों की संख्या में भी कमी आई है और अगर गरीबी में कमी आई है तो स्वाभाविक बात है कि वहां के जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या में क्या होगी, उनकी संख्या में कमी होगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले देश से, जो कौन है, उप सहारा अफ्रीका। अब बच्चा देखो, अफ्रीका के अंदर गरीबी में गिरावट तो आई थी लेकिन बहुत ही धीमे तरीके से, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो ठीक से मानव पूंजी नहीं बन पा रहे। यहाँ के लोगों के पास अभी भी सर्वाधिक लोगों के पास शिक्षा का अभाव था, अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही थी, यहाँ तक कि उनके पास जो रहने का आवास है वो भी अच्छा नहीं था और इतना ही नहीं, इनके जो आसपास का माहौल है वो भी बहुत अस्वच्छ होता था। तो हम कह सकते हैं कि गरीबी में गिरावट तो आई है लेकिन बहुत ही धीमी गति से। तो बात करें, बहुत ही धीमी गिरावट आई है गरीबी में। अगर 2017 में 36.6% थी तो वहीं 2019 में कितनी है, सिर्फ 35% ही हुई है, यानी कि आपकी गिरावट कितनी है, यहाँ पे अफ्रीका की गिरावट बहुत ही धीमी गति से हो रही है। आइए अब बात करते हैं किसकी, लैटिन अमेरिका की। तो यहाँ पे देखा गया था कि गरीबी के अंदर गिरावट तो हुई थी लेकिन एक स्तर के बाद यहाँ पे वापिस से क्या होने लगी थी, वापिस से वृद्धि होने लगी थी, यानी कि गरीबों की संख्या वापिस से कम होने लगी थी। एक बार तो क्या हुआ था, कमी आई, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक स्तर के बाद वापिस से गरीबों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि एक बार कमी हुई लेकिन अब बढ़ रही है। तो देखिए, गरीबी में कमी तो आई थी किंतु इसमें एक समय के बाद क्या होने लगी बच्चा, गरीबों की संख्या में एक समय के बाद वृद्धि होने लगी। तो अगर हम आंकड़ों पे जाए तो देखिए 2017 में 4.4% से 2021 में कितना हो गया, ये आंकड़ा 4.6% हो गया। तो हमें क्या लग रहा है कि 4.4 से बढ़कर गरीबी 4.6% पे आ गई, यानी कि गरीबी अब कैसी हो रही है, बढ़ने लगी है, यानी कि गरीबों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। आइए अब अंत में बात करते हैं पूर्व समाजवादी देश के अंदर। तो बच्चा, पूर्व समाजवादी देश है जहां पे हम मानते हैं कि गरीबों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अब क्या देखने को मिला है, वर्ष 2000 के बाद ये देखने को मिला है कि यहाँ पे भी 3% की दर से गरीबी बढ़ रही है। तो देखिए, कुछ देशों में गरीबी फिर से उभर के आई है, जैसे हम उदाहरण ले लें रूस के अंदर। और हमने जब देखा कि अगर 2000 वर्ष का हम अगर आंकड़ा उठाते हैं, अगर वर्ष 2000 का हम आंकड़ा उठाते हैं तो यहाँ पे 3% गरीबी
क्या हुई है, बढ़ी है। तो ये तो था आपका वैश्विक गरीबी परिदृश्य और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब बात करते हैं गरीबी के अन्य कारण की। तो एक कारण तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी छुपे हुए अन्य कारण भी है जिनके ऊपर चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले कारण आ जाता है ब्रिटिश शासन। देखो, जैसे आपको पता है कि हमारा देश था औपनिवेशिक देश, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज हमारे यहाँ पे पूरे देश का शोषण करते थे। कहने का मतलब है उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिससे कि कृषि की पैदावार बढ़ जाए या फिर हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हो जाए। तो वो क्या करते थे, वो यहाँ का कच्चा माल लेते थे और उसको निर्मित करके अपने देशों में बेच देते थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो हमारे देश का शोषण कर रहे थे और यही एक कारण है कि हमारा देश कैसा होता जा रहा था, निर्धन होता जा रहा था। और दूसरे कारण की बात करें बच्चा, भूमि सुधार, तो हम देखते हैं गांव के अंदर अधिकतर क्या होता है, कुछ टुकड़ों में भूमि बटी होती है, यानी कि एक व्यक्ति की भूमि कहीं और है, एक व्यक्ति की कहीं और है, जिसकी वजह से वो अच्छे से फसल नहीं उगा पाता था, यहाँ पे वो खेती बाड़ी का कार्य ठीक से नहीं कर पाता था, या फिर काफी लोगों के पास भूमि तो थी लेकिन कैसी थी, बंजर थी, और उस बंजर को कृषि उत्पादक वाली भूमि बनाने का कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं किया गया था। तो यही कारण था कि जिन भूमि सुधार ना होने की वजह से भी लोगों के पास क्या हो गया, निर्धनता बढ़ गई, यानी कि गरीबी बढ़ गई। अब हम बात करें कि वो राज्य जो कि भूमि सुधार के ऊपर ध्यान देकर गरीबों की संख्या कम कर चुका है, तो यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं किसे, पश्चिम बंगाल को। आइए अब बात करें जनसंख्या की। तो बच्चा हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे परिवार का आकार ज्यादा होगा, जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी, तो यहाँ पे वो जो जनसंख्या है वो संसाधनों के ऊपर दायित्व का काम करती है, यानी संसाधनों का प्रयोग तो करती है लेकिन यहाँ पे आय कुछ भी नहीं लाती। तो हम जहाँ पे भी देखते हैं कि जनसंख्या अधिक है लेकिन वहां पे क्या पाई जाती है, गरीबों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। अब बात करें कम नौकरियां की। अगर रोजगार ही कम है, अगर निजी संस्था या फिर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने का कोई भी प्रयास नहीं करती है, तो लोगों को रोजगार मिलेगा ही नहीं, और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग कैसे बने रहेंगे, गरीब बने रहेंगे। अब बात करें ऋणग्रस्तता की। ऋणग्रस्तता का मतलब है सीधा सीधा कि आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी है, वो कई बार उस मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उधार लेता है या फिर कोई जरूरी कार्य करने के लिए उधार लेता है। अब व्यक्ति गरीब है तभी तो उधार लेता है, लेकिन वो उस उधारी के दुष्चक्र में इतना फंस जाता है कि वो अपना कभी भी मूल नहीं चुका पाता, सिर्फ वो ब्याज चुकाता रहता है, और ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि व्यक्ति क्या रह जाता है, गरीब रह जाता है। अब बात करें सामाजिक दायित्व की। तो बच्चा हमारे जैसे देश के अंदर जहां पे मृत्यु भोज भी बन जाता है आवश्यक, वहां पे जो निर्धन व्यक्ति है उसके ऊपर सामाजिक दबाव बढ़ता है और वो क्या करता है, वो उधार लेता है, और वो उधार लेकर ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ आपके पारंपरिक कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों को निभाता है ताकि ये उसके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है, और इन्हीं उत्तरदायित्व को पूरा करते करते वो व्यक्ति निर्धन बना रहता है। तो क्यों, आपको समझ आया? तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। और ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न आर्थिक विकास और औपनिवेशिक नीतियों ने गरीबी को बढ़ाया। किसने? औपनिवेशिक नीतियों ने। ब्रिटिश नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को नुकसान पहुंचाया, और हमारे जब देश औपनिवेशिक था तो यहाँ पे कुछ पारंपरिक उद्योग कार्य करते थे जिनको भी अंग्रेजों ने क्या किया, नष्ट करने का प्रयास किया। जैसे हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग ऐसे उद्योग थे जिनको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, और यहाँ पे लोगों का रोजगार छिन गया, जिसकी वजह से लोग कैसे हो गए थे, निर्धन बन रहे थे। आइए बात करें जनसंख्या के ऊपर। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधनों पर क्या होता है, दबाव बनता है, जिससे गरीबी कम करना कठिन हो जाता है। यानी जितनी ज्यादा जनसंख्या है उतना ही संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, और जितनी ज्यादा जनसंख्या रहेगी उतनी ज्यादा लोग क्या बनते जाएंगे, गरीब बनते जाएंगे। आइए बात करें भूमि सुधार पर। भूमि और संसाधनों का असमान वितरण गरीबी को बढ़ा देता है। यानी भूमि का और संसाधनों का अगर असमान वितरण है तो ये सबसे ज्यादा गरीबी को बढ़ाता है। वहीं भूमि सुधार जैसी नीतियों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन भी नहीं किया जाता तो भी ये कहीं ना कहीं गरीबी को बढ़ा देता है। आइए बात करें नौकरियों के ऊपर। अच्छी नौकरियों की कमी से गरीबी बढ़ती है। अगर नौकरियां नहीं है तो क्या बढ़ेगी, तो गरीबी बढ़ जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी नौकरियों की कमी के कारण लोग कहाँ आते हैं, शहरों में पलायन करते हैं, और शहरों में आकर कोई भी छोटा मोटा कार्य, निम्न स्तर का कार्य करते हैं, जिससे उन्हें वेतन भी क्या मिलता है, कम मिलता है, और अनौपचारिक नौकरियां करते हैं। वहीं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर्याप्त नौकरियां पैदा करने में क्या है, सक्षम नहीं है। चाहे हम सरकारी नौकरियां देखें या फिर हम निजी संस्थाओं की नौकरियां देखें, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से ये लोग रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा
रहे, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है। लोग असुविधाओं में रहते हैं और लोग गरीब है इसलिए कहाँ रह रहे हैं, अपनी असुविधाओं में, यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं भी उन्हें नहीं मिल रही है। आइए बात करें ऋणग्रस्तता पे। तो कृषि क्षेत्र में ऋणग्रस्तता ने गरीबी को बढ़ा दिया है। देखो, कृषि क्षेत्र में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऋणग्रस्तता की समस्या होती है, और कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा ऋण लेना पड़ता है, जो कि वो कई बार नहीं चुका पाते। इस वजह से वो क्या बन जाते हैं, गरीब बन रहे होते हैं। वहीं किसानों को कृषि सामग्री खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, बीज या आदि, और ये सब सामान जो कि कृषि से संबंधित आपके सामान है, जो कि आपकी पैदावार को बढ़ाते हैं, इन सामानों को खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, और पूंजी प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, ऋण लेता है, इसलिए ऋण प्राप्त करते हैं। यदि किसान ऋण नहीं चुका पाते तो वह कर्ज में डूब जाते हैं और गरीबी का शिकार हो जाते हैं, और यही लिया हुआ ऋण अगर किसान के द्वारा नहीं चुकाया जाता या फसल बर्बाद हो जाती है या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो ऋण नहीं चुका पा रहा है, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषक क्या होता जाता है, गरीब बनता जाता है। अब बात करें सामाजिक दायित्व की। तो सामाजिक दायित्व को पूरा करने और धार्मिक अनुष्ठानों को मनाने के लिए भारत में लोग अत्यंत गरीब लोग सहित, यानी कि भारत के लोग तो हैं और इन लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो कि असुरक्षित है, जो कि सामाजिक अपरिचित है, जो कि गरीबों में से भी गरीब है, बोले तो जो निर्धनों से भी ज्यादा निर्धन है, वो भी ऐसे अनुष्ठान करने में आगे बढ़कर करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और ऐसे अनुष्ठानों पर, ऐसी परंपराओं पर, ऐसे रीति रिवाजों पर अपना बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। इससे गरीबी बढ़ती है और इसी सामाजिक दायित्व की वजह से वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं और इस उधार को नहीं चुका पाते और क्या होती है, गरीबी बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो बच्चा, संयुक्त राष्ट्र आखिर है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र ने यूएन के एक नए सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव किया। संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वर्ष 2030 तक वो सभी प्रकार की जो गरीबी है, जो बहुआयामी गरीबी है, उसको समाप्त कर देगा। और इसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पे 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं और ये 17 लक्ष्य जो कि आपकी परीक्षा के लिए संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इन लक्ष्यों को कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य और इसे हम कह देते हैं SDG। तो देखिए कौन कौन से लक्ष्य है जो कि बहुआयामी गरीबी में आते हैं। तो यहाँ पे बच्चा, पहला लक्ष्य है कोई गरीब नहीं, दूसरा है शून्य भूख, तीसरा आ जाता है अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, गुणवत्ता की शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, वहीं सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा लोगों को मिले और अच्छा काम और आर्थिक विकास यानी कि अच्छा रोजगार मिल पाए, वहीं उद्योग और नवाचार और बुनियादी ढांचा यानी कि जो अर्थव्यवस्था है देश है उसके अंदर लगातार नए नए उद्योग स्थापित किए जाएं, असमानताओं में कमी की जाए, टिकाऊ शहर और समुदाय बनाए जाए, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन किया जाए यानी कि हर वस्तु का रिसाइकल किया जाए, उसे रीयूज किया जाए ताकि संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके, वहीं जलवायु कार्यवाही की जाए, जो जलवायु का प्रदूषण चल रहा है, जो जैव विविधताओं में विभिन्नता आ रही है, काफी पशु यहाँ पे मारे जा रहे हैं, उनको भी बचाया जाए, चाहे पानी के नीचे के जीवन के हो यानी कि जो पानी के नीचे जीवन है उसकी जैव विविधता पे भी ध्यान दिया जाए, वहीं जमीन पर जो जीवन है उनकी जैव विविधता, उनके पारिस्थितिक तंत्र पर भी ध्यान दिया जाए ताकि जलवायु पर कोई प्रभाव ना पड़े, और शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं आगे आए जिसकी वजह से हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक दे सके। वहीं लक्ष्यों के लिए साझेदारी और विभिन्न विश्व के जो देश है वो इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करें, साथ मिलकर कार्य करें। आइए बात करें आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध का। तो बच्चा लोगों देखो, आर्थिक विकास और गरीबी की बात करें तो आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास है जो कि चारों तरफ से विकास किया जाता है। वहीं अगर हम गरीबी को ले तो अगर व्यक्ति का चारों तरफ से विकास होता है, जैसे उसे पर्याप्त मात्रा में शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका गरीबी का क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा यानी कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। उच्च विकास दर ने गरीबी में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं आर्थिक विकास अवसरों को व्यापक बनाता है, यानी आर्थिक विकास है तो जो भी अवसर है, रोजगार के अवसर है, शिक्षा के अवसर है, स्वास्थ्य के अवसर है, वो भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और मानव विकास में निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है, और जब यहाँ पे अवसर ज्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है हम इन अवसरों का प्रयोग करके, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर कौशल हो, हम एक अच्छा मानव संसाधन प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करें गरीबों की चुनौतियों की, तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो कि गरीबों के सामने आती है। तो बच्चा, गरीब लोग आर्थिक विकास से उत्पन्न अवसरों का सीधा लाभ नहीं उठा पाते। वहीं कृषि क्षेत्र में वृद्धि अपेक्षा से क्या है, कम है, यानी जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी कृषि क्षेत्र में, वहां पे उतनी फसल की उत्पादकता नहीं हो रही है। वहीं गांव में रहने वाले और कृषि पर निर्भर कई लोग अभी भी क्या बने हुए हैं, गरीब बने हुए हैं। उनके पास क्या है, बेरोजगारी की क्या है, समस्या है। चलो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम बात करते हैं कुछ योजनाओं की जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो यहाँ पे हम बात करें गरीबी उन्मूलन योजनाओं की, तो इनके अंदर बच्चा कौन कौन सी योजनाएं शामिल हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या चलाई है, मनरेगा योजना चलाई है। और मनरेगा योजना का उद्देश्य ही क्या है कि सबसे पहले तो ये जो योजना है वो आई थी आपकी वर्ष 2005 के अंदर, और इसका उद्देश्य है रोजगार उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना। और किस क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना तो है ही, इसी के साथ में यहाँ पे क्या है, 1/3 भाग किसके लिए आरक्षित है, 1/3 भाग महिलाओं के लिए रोजगार यहाँ पे आरक्षित हो जाता है। इस योजना के तहत क्या किया गया, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को कितने दिन का, 100 दिन का, वो भी कैसा, गारंटी से रोजगार दिया जाता है। गारंटी बोले तो अगर सरकार आपको रोजगार नहीं दे पाती है, सरकार असमर्थ है आपको रोजगार देने के लिए, तो वो आपको इस योजना के तहत क्या देती है, आपको बेरोजगारी भत्ता देती है। और जैसे ही आपको इस योजना के तहत रोजगार मिलता है, ये भत्ता समाप्त हो जाता है। क्यों, समझ आई ना। तो वहीं हम बात करें एक और योजना की, तो वो कौन सी आ जाती है यहाँ पे, पीएम पोषण योजना। अब बच्चा, पीएम पोषण योजना की बात करें तो सबसे पहले ये योजना किस योजना का स्थान लेती है, मिड डे मील का स्थान लेती है। और ये किस वर्ष में आई थी, ये आई थी आपकी 2021 के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करे, विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करे और स्कूल में किसको, उपस्थिति को, स्कूल में उपस्थिति को क्या कर दे, उपस्थिति को बढ़ा दे, उपस्थिति को बढ़ा दे। तो ये तो कार्य था हमारा पीएम पोषण योजना का। तो चलो फटाफट से मिलते हैं एक और योजना के साथ, जो कि कौन सी थी, जो थी पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला अभियान या फिर योजना। तो यहाँ पे ये योजना की बात करें तो ये आई थी बच्चा लोगों वर्ष 2016 के अंदर। और क्यों आई थी, ताकि हम महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल दे सके। अब अच्छी स्वास्थ्य देखभाल कैसे करेंगे कि जो महिलाएं कोयले, उपले या लकड़ियों से चूल्हे में खाना बनाती थी, वो उससे ना बनाकर उन्हें क्या उपलब्ध कराया गया, उन्हें निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, उन्हें निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया गया। और यहाँ पे महिला के नाम का ही क्या दिया गया, कनेक्शन दिया गया। क्यों, अच्छे से समझ आ रहा है ना। हाँ मैम, तो यहाँ से आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते जाते हैं। आइए बात करें एक और योजना की, जो कि कौन सी है, जो कि बच्चों है आपकी सबसे अंतिम योजना, और इसका नाम है प्रधानमंत्री यानी कि पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना। अब इस योजना का काम क्या था, ये योजना आई थी किसके लिए, गर्भस्थ महिलाओं के लिए, गर्भस्थ महिलाओं के लिए ये योजना चलाई गई थी, ताकि यहाँ पे जो गर्भस्थ महिलाएं हैं उनको जो पौष्टिक आहार दिया जाना है, उन्हें जो टीकाकरण दिया जाना है, उनके लिए जो जांचें कराई जानी चाहिए, उन सब की सुविधा इस योजना के माध्यम से दी गई थी। और ये योजना के अंदर प्रति माह की किसकी बच्चा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रति माह की 9 तारीख को किसी भी सरकारी अस्पताल में जांच क्या कराई जाती है, निःशुल्क कराई जा सकती है। वहीं अगर इस योजना की शुरुआत बोले तो इस योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 के अंदर। तो क्यों, मजा आया ना आपको ये योजनाएं जानकर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी, और यूं ही मेरे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अभी तक के लिए धन्यवाद।